दुनिया भर में करेंसी नोटों की नकल बनाने के लगातार प्रयास होते रहते हैं। यही कारण है कि हर देश इसे रोकने या कम करने के लिए अपने करेंसी नोटों में विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश का करेंसी नोट नकली बनाना या उसकी नकल करना सबसे मुश्किल है? स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल होने वाला स्विस फ्रैंक। इसका कारण यह है कि स्विस करेंसी नोटों में इस्तेमाल होने वाली स्याही प्रकाश के अनुसार रंग बदलती है। छूने पर महसूस होने वाले गतिज प्रभाव और उभरी हुई कपड़ा छपाई इसकी खासियत है। इसमें 20 से अधिक विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें अत्यधिक विस्तृत सूक्ष्म पाठ शामिल है, जिसे आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। सुरक्षा तत्व जो केवल पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश में दिखाई देते हैं, सुरक्षा धागे और वाटरमार्क। स्विट्जरलैंड अत्याधुनिक मुद्रण तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इन नोटों की नकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि स्विस फ्रैंक को दुनिया के सबसे सुरक्षित नोट कहा जाता है। एक और बात यह है कि दुनिया में सबसे अधिक नकली नोट ये हैं। क्या आप जानते हैं कि नकली नोट बनाने के लिए किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? अमेरिकी डॉलर विश्व स्तर पर सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्रा है। इसका कारण यह नहीं है कि अमेरिकी डॉलर के नोटों में सुरक्षा विशेषताएं नहीं हैं। यह दुनिया के कई देशों में प्रचलन में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्रा है और काफी प्रसिद्ध है। इसलिए चूंकि यह विश्व भर में व्यापक रूप से प्रचलन में है, इसलिए नकली नोट बनाने की संभावना भी अधिक है। आमतौर पर हमारे पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं। हालांकि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। 10 क्रेडिट कार्ड होना बड़ी बात है। लेकिन हैदराबाद के मनीष दमेजा नाम के एक व्यक्ति के पास 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1638 क्रेडिट कार्ड हैं। इतना ही नहीं, उनमें से सभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, बल्कि सभी चालू और वैध क्रेडिट कार्ड हैं। इतने सारे क्रेडिट कार्ड होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह उन्हें बड़ी कुशलता से संभालते हैं। यही कारण है कि वह हर कार्ड का बिल समय पर चुकाते हैं। उन पर 1 भी रुपया बकाया नहीं रहता और उनका कोई कर्ज नहीं है। इतना ही नहीं, उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा चालू क्रेडिट कार्ड हैं। मौजूदा मनीष दमेजा ने व्यक्तिगत रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। वे अपने दैनिक खर्चों के लिए इन क्रेडिट कार्डों का उपयोग करते हैं और माई लोन के लाभों के माध्यम से उन्हें मुफ्त यात्रा, रेल यात्रा, हवाई अड्डे पर दोपहर का भोजन, मुफ्त भोजन, स्पा सेवाएं, होटल वाउचर, मुफ्त घरेलू उड़ान टिकट, शॉपिंग वाउचर, मूवी टिकट, मुफ्त ईंधन और कई अन्य विलासितापूर्ण लाभ मिलते हैं। हालांकि हमें 1 या 2 क्रेडिट कार्डों की देय तिथियों को याद रखना चाहिए और स्टेटमेंट की जांच करनी चाहिए। समय पर भुगतान करना मुश्किल है। सोचिए, वह 1600 से ज्यादा कार्ड कैसे मैनेज करता होगा और इन सब का हिसाब रखने, देय तिथि, मासिक बिल, हर कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को चेक करने में कितना समय, योजना और अनुशासन लगता होगा। इसीलिए यह सबके बस की बात नहीं, लेकिन वह इन क्रेडिट कार्डों का समझदारी से इस्तेमाल करना और उनसे फायदे उठाना पसंद करता है। वैसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप कितने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिल खून की धड़कन है। इतना ही नहीं, यह पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हृदय की मांसपेशियों में होने वाली विद्युत गतिविधि से उत्पन्न होता है। यह मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसके अलावा इस चुंबकीय क्षेत्र का पता 3 से 8 फीट की दूरी से लगाया जा सकता है। यह क्षेत्र हमारी भावनाओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जब हम शांत होते हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न स्थिर होता है। तनावग्रस्त होने पर यह दूरस्थ और तीव्र हो जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी असंतुलित हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह चुंबकीय क्षेत्र हमारी भावनात्मक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसी प्रकार जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र दूसरों के चुंबकीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। यह क्षेत्र हमारे आसपास के लोगों को भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि हम कुछ लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ असहज महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण इन चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया है। वेनिस शहर, इसका मतलब है कि हमें तुरंत पानी के बीच बने घर और उनके बीच चलने वाली नावें याद आ जाती हैं। वेनिस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हालांकि जब हम वेनिस शहर को देखते हैं तो हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि इतना पानी होने के बावजूद यह शहर कैसे बना होगा? क्या यह शहर पानी में बना था या पानी शहर के बीचों बीच आ गया था? हालांकि वेनिस में हम जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं
उन सभी के नीचे लकड़ी के बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं। ये इमारतें इन्हीं पर बनी हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आमतौर पर वेनिस शहर के नीचे की जमीन अब पानी और कीचड़ से ढकी हुई है। यह एक दलदली इलाका है। उस जमीन पर इतनी बड़ी इमारतें बनाना नामुमकिन है। हालांकि लगभग 420 ईस्वी में जब दुश्मनों ने रोमन शहरों पर हमला किया तो उनसे बचकर निकले कुछ लोग इस इलाके में आए और अपने साथ लाखों ऐसे पेड़ों के ठूंठ लाए जो लंबे समय तक पानी में खड़े रह सकते थे, जैसे कि ओक, लार्च और एल्डर। उन्होंने इन ठूंठों को लट्ठों में बांधकर कीचड़ वाली जमीन में गाड़ दिया। इन लट्ठों के ऊपर लकड़ी के तख्ते रखे गए और उन पर पत्थर की नींव रखी गई और फिर इमारतें खड़ी की गईं। इसका मतलब है कि आज का पूरा वेनिस शहर लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है। वेनिस में कुछ चर्च भी हैं। आज भी महल उन खंभों पर खड़े हैं जो 1000 साल पहले बनाए गए थे। दरअसल अकेले सांता मारिया डेला सैल्यूट नामक चर्च की नींव बनाने में ही लगभग 11 लाख लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया गया था। आमतौर पर लकड़ी पानी में कुछ ही दिनों में सड़ जाती है, तो वेनिस के नीचे की ये लकड़ियां 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद भी कैसे सही सलामत बची हुई हैं। इसका कारण यह है कि ये लकड़ियां कीचड़ में गहराई तक दबी हुई हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है। लकड़ी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया और फफूंद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा समुद्र पानी में मौजूद खनिजों ने इस लकड़ी में प्रवेश किया और कुछ ही दिनों में इसे पत्थर में बदल दिया। इसे परमिनरलाइजेशन कहते हैं। यही कारण है कि यह शहर आज भी बिना किसी नुकसान के खड़ा है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के चलते कहा जा रहा है कि यह शहर जल्द ही समुद्र में समा जाएगा। मैरी क्यूरी उन महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिनके बारे में हमने बचपन में पढ़ा था। रेडियोधर्मिता पर उनके प्रयोगों से आज भी 100 साल बाद भी उनके शरीर से विकिरण निकलता है। उन्हें अपने प्रयोगों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति और 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय रेडियोधर्मिता पर काम करते हुए बिताया। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम नामक नए तत्वों की खोज हुई। ये प्रयोग, जो तब तक दुनिया के लिए अज्ञात थे, बाद में एक्सरे स्कैन और कैंसर उपचार जैसी चिकित्सा तकनीकों का आधार बने। लेकिन उन दिनों विकिरण कितना खतरनाक होता है, यह कोई नहीं समझता था। वह रेडियम की बोतलों को सीधे अपने हाथों में पकड़कर बिना किसी सुरक्षा सावधानी या सुरक्षात्मक सूट के प्रतिदिन प्रयोग करती थीं। विकिरण के इस निरंतर संपर्क के कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1995 में उनकी कब्र को अंतिम रूप दिया गया। पेरिस के पैंथियन में उनके पार्थिव शरीर को ले जाते समय वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला तथ्य खोजा। दरअसल प्रयोगों के 100 साल बाद भी उनका शरीर विकिरण उत्सर्जित कर रहा था। यही कारण है कि उनकी समाधि पर दर्शनार्थियों के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए लगभग 3 मिलीमीटर मोटी शीशे की परत चढ़ाई गई थी। इसके अलावा उनकी नोटबुक, कपड़े, फर्नीचर और प्रयोगशाला के कागजात भी अभी भी रेडियोधर्मी हैं। ये सभी रेडियम 226 से बने हैं। वे इस तत्व से दूषित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रेडियम 226 का जीवन काल लगभग 1600 वर्ष है, जो लगभग 1500 वर्ष और है। इसीलिए उनकी सभी निजी वस्तुओं को शीशे के बक्सों में विशेष रूप से संरक्षित किया गया था। यदि कोई उन्हें देखना चाहता है तो उसे सुरक्षात्मक सूट पहनकर अंदर जाना होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि वे कितने खतरनाक हैं। मैरी क्यूरी की मृत्यु उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण हुई, लेकिन उन प्रयोगों के कारण जो कैंसर विकसित हुआ, रेडियोथेरेपी एक्सप्रेस जैसी तकनीकों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। अब तक हमने एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल एआई, गेमिंग और सुपर कंप्यूटर में देखा है, लेकिन अब यह तकनीक कृषि क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी है। अब एनवीडिया तकनीक से चलने वाले लेजर का उपयोग खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक को विकसित करने वाली कंपनी का नाम कार्बन रोबोटिक्स है और उनके द्वारा बनाई गई मशीन को लेजर वीडर कहा जाता है। आमतौर पर किसान खरपतवारों को हटाने के लिए हर्बिसाइड या खरपतवारनाशक का उपयोग करते हैं, लेकिन इनकी वजह से मिट्टी में मौजूद रसायन हमारे खाने में भी मिल रहे हैं। इसके विकल्प के तौर पर कार्बन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित लेजर वीडर काम करता है। इस मशीन में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे खेत के हर पौधे को स्कैन करते हैं। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर असली फसल और खरपतवार की पहचान करता है। खरपतवार की पहचान होते ही लेजर लाइट उस पर सटीक रूप से फोकस करती है और सिर्फ उसी खरपतवार को जला देती है। यह असली फसल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सटीक निशाना लगाता है, 1 से 2 मिलीमीटर तक।
यह छोटे आकार के खरपतवारों की भी पहचान कर लेता है। इस तरह यह खेत के हर इंच की जांच करके हर पौधे को स्कैन करता है। इससे खरपतवार नाशकों का उपयोग काफी कम हो जाता है, श्रम कम लगता है, काम भी तेजी से पूरा होता है। इस तकनीक से किसानों को समय और धन दोनों की बचत होगी। अगर भविष्य में यह तकनीक सभी के लिए उपलब्ध हो जाए, तो रसायनों पर निर्भरता के बिना कृषि संभव हो सकेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।